चलिए देखते हैं। बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार एसएससी, रोशन आनंद सर एवं बीटू झा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है। आज हम लोग सेट नंबर 14 देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतर दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 14 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है? वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है? 47। कितने आरक्षित है? 47 सीटें। इन 2008 के परिसीमन के बाद संसद में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है। अब राज्य विधानसभा सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 332 के अंतर्गत की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटों की संख्या 38 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। कटोरिया, बांका एवं मनिहारी कटिहार है। अब बिहार में लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6, जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम में है। अब नोट है, अनुच्छेद 338 को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2 भागों में बांटकर अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 के ख को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा नंबर मैथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का अंत हुआ। ठीक है, अब मिखाइल गोर्बाचोव के नीतियों के कारण ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई तथा 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से टूटकर 15 नए देश बने, जिसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, लातविया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान शामिल थे। मिखाइल गोर्बाचेव को शीत युद्ध को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन घटेगा। ठीक है, यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटेगा। जब पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म किया तो उसका आयतन घटेगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम होता है और जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। आयतन कहे तो कम होता है, न्यूनतम होता है, और घनत्व कहे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? उस समय कौन थे? एन.के. सिंह। यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। 15वां वित्त आयोग नवंबर 2017 से संविधान के अनुच्छेद 280 के फर्स्ट में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया। पहले इस वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रही
5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें देनी थी, लेकिन कैबिनेट द्वारा 15वें वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट की अवधि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। इस कारण वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें दी गई थी। इसके अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद के पोर्टल पर रखी गई। अब इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें हैं। अब नोट है, केंद्र के कुल कर प्राप्ति में से राज्यों की हिस्सेदारी 42% से घटकर 2020-21 एवं 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 41% हो जाए। 1% की यह कमी व नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र सरकार के संसाधन में से आवंटन के लिए की गई है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, जो कि 1952 से लेकर 57 तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 82 के तहत। यानी अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र, 17 आसन और विघटन होता है। यानी 81 अनुच्छेद क्या है? लोकसभा की संरचना। ठीक है। अनुच्छेद 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 क्या है? संसद के सत्र, 17 आसन और विघटन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मैथ 14 है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायु में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? इन किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। वायु में किस गैस का प्रतिशत ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल सामान्यतः 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला, कितना 100 किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईरान की तेल राजधानी है? ईरान की तेल राजधानी कहाँ है? आबादान है। ईरान की तेल राजधानी कहाँ है? आबादान। यानी आबादान से प्रत्येक वर्ष लगभग 33 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? आबादान से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द तार्किक आधार पर रखा गया है? यानी गला है, मूत्राशय है, पुतली है और यकृत है। यकृत है और पिन्ना है। सबसे पहले होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहला आएगा क्या? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सबसे पहले होगा पुतली, उसके बाद होगा पिन्ना, उसके बाद होगा गला, उसके बाद यकृत, उसके बाद मूत्राशय होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। यानी अब है गुलाम नबी आज़ाद का पुस्तक नाम आज़ाद है। अब अमिताभ घोष का बुक का नाम क्या है? स्मोक द एसेज। शेखर पाठक का बुक का नाम क्या है? द चिपको मूवमेंट। क्या है? द चिपको मूवमेंट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। क्या होगा? 2f के बराबर होगा। 2f के बराबर। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी 2f के बराबर होगी। अवतल दर्पण में जब वस्तु C वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी C वक्रता केंद्र पर बनता है, जो वस्तु के समान आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब वक्रता केंद्र C बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव P के बीच की दूरी 2f होगी।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में देखते हैं। यानी अनंत, पहला है अनंत पर छोटा बिंदु आकार का, यानी वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब का आकार होगा तो अनंत छोटा बिंदु के आकार होगा। वहीं प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति की रहेगी तो फोकस एफ पर अत्यधिक वास्तविक या उल्टा होगा। दूसरा है सी से परे, तो एफ तथा सी के बीच होगा, सी पर सी के समान होगा, सी तथा एफ के बीच होगा, वहीं सी से परे तथा आवर्धित और बड़ा होगा। एफ पर होगा तो अनंत पर तथा अत्यधिक आवर्धित एवं बड़ा होगा। अब है पी तथा एफ के बीच आभासी तथा सीधा होगा, दर्पण के पीछे आवर्धित बड़ा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति को उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? युद्ध या बाहरी आक्रमण, क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण, यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी भी विधि का अधिनियम या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 का एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 263 है। अनुच्छेद 263 है, क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से संबंधित है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय, क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय से संबंधित है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान 280 में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम शब्द को चुनना है। कांटा, चाकू, चम्मच और कुदाल। ठीक है, कांटा, चाकू, चम्मच और कुदाल, कौन होगा? कुदाल, जो कि कांटा चाकू काटने वाला, कांटा हलाना, चम्मच जो कि कुदाल खेतों में काम किया जाता है। इन सभी का उपयोग खाना खाने के लिए, रसोई में बर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि कुदाल का उपयोग खेत में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, कौन है? पृष्ठधारा, यानी पृष्ठधारा पर्ण, यानी इस प्रकार की पर्ण संरचनाओं में खंभ ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, अब इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है और निचली सतह पर प्रकाश कम पड़ता है। पत्तियों की दोनों सतहों पर प्राप्त प्रकाश की मात्रा असमान होने के कारण यह पत्तियों अनेक प्रकार की अनुकूलन लक्षण दिखाती है। आवृतबीजी पौधों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। अब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री के प्रमुख लक्षण और द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। यानी एक बीजपत्री में जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्री की जड़ तंत्र अधिक अधिमूल एवं इसकी शाखाओं में साथ फैला रहता है। और एक बीजपत्री के पुष्पों में भाग 3 या उससे उसके गुणांक में होते हैं। अब द्विबीजपत्री में इसके पुष्पों के भाग 4 या 5 गुणांक में होते हैं। अब एक बीजपत्री संवहन पुल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री के संवहन पुल में कैम्बियम पाए जाते हैं। अब एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे। कुल का नाम, प्रमुख पौधे के नाम, पहला है लिलिएसी। लिलिएसी जो है लहसुन, प्याज, सतावर आदि जो कि लिलिएसी के क्या है? कुल के हैं। ठीक है, अब ग्रेमिनी जो है
ग्रेमिनी कुल के कौन कौन आते हैं? गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब, घास, जौ, जई आदि सब क्या है? ग्रेमिनी है। किसके है? ग्रेमिनी के। अब है पालमी। पालमी जो है नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर आदि जो कि किसके हैं? किस कुल के हैं? पालमी कुल के हैं। म्यूजेसी, म्यूजेसी जो कि केला कुल के हैं। किस कुल के हैं? केला कुल के हैं। अब है द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे। कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी आदि ये सब क्या है? क्रूसीफेरी के हैं। मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल आदि सब क्या है? मालवेसी कुल के हैं। लुग्यूमिनोसी जो कि कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर, बबूल, चना, इमली, लाजवंती, शीशम, नील आदि सब क्या है? ल्यूग्यूमिनेसी के हैं। अब है कंपोजिटी। कंपोजिटी सूरजमुखी, सलाद, जिनिया, जंगली, भांगरा, गुलदाउदी, गेंदा आदि सब क्या है? कंपोजिटी के कुल के हैं। अब है रूटेसी। रूटेसी है नींबू, संतरा आदि सब किस कुल के हैं? रूटेसी के। कुकर बीटेसी, तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल आदि क्या है? कुकर बीटेसी कुल के हैं। रोजेसी जो है सेब, नाशपाती, गुलाब, रस भरी आदि ये सब क्या है? रोजेसी कुल के हैं। मिर्टेसी अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी आदि क्या है? मिर्टेसी कुल के हैं। अब है बेली फेरी, धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर आदि क्या है? अम्बेली फेरी कुल के हैं। अब है सोलेनेसी, आलू, बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, बेलाडोना, धतूरा आदि क्या है? सोलानेसी कुल के हैं। रेननकुलेसी, बटरकप, काला जीरा आदि क्या है? रेननकुलेसी कुल के हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन है शेख बाउद्दीन जाकिर किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। किस संप्रदाय से? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है। अब सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ और लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जाकारिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय मुल्तान में था। इसके अलावा यह पंजाब व सिंध में भी लोकप्रिय था। सुहरावर्दी सिलसिलों की एक शाखा फिरदौसी जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। इसके सबसे प्रमुख संत हजरत सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी थे। अब इनके पत्रों के मकतूबात के नाम से जाना जाता है। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान हरूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती थे। अब मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र खानकाह बनाया। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अब वस्तुतः बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले के भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इसके प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों का संकलित कराया गया था। अब बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ख्वाजा बख्तियार मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए।
निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को के शिष्य को बरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनकी आशीर्वाद समझता था। अब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया। बाद में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? किसका स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, यानी विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यानी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। प्रमुख समाधि स्थल के बारे में जानते हैं। यानी कर्मभूमि, कर्मभूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा। किसका है? शंकर दयाल शर्मा का है। वहीं राजघाट कह दें, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का है। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। महाप्रयाण घाट किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा का है। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का है। उदय भूमि किसका है? KR नारायण का है। चैत्य भूमि किसका है? BR अम्बेडकर का है। चैत्य भूमि किसका है? BR अम्बेडकर का। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का। शांति वन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी। स्मृति स्थल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। स्मृति स्थल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी के। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या है? अवसादी सेल है। कौन सा सेल है? अवसादी सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो अवसादी सेल होते हैं। ठीक है, यानी सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी सेल होते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और केंद्रित सेल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अग्नेय सेल कौन है? अग्नेय सेल द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। यानी द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार सेल को क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदीय सेल और बहिर्भेदीय सेल। अंतर्भेदीय सेल और बहिर्भेदीय सेल। ज्वालामुखी से आग की तरह निकलने वाला लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जो भूपटपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण है बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदीय सेल कहते हैं। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट ही एक सेलों का उदाहरण है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का उदाहरण है। अब अवसादी सेल के बारे में जानते हैं। अवसादी सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण है बलुआ पत्थर। इन सेलों में पौधे, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, जो जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब केंद्रित सेल है। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण केंद्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी। अब स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। अब नोट है,
शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा कौन है? ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, यानी द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हम प्रायः संलग्न ऊष्मा तथा वाष्पन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी कहें तो क्या बोले थे महात्मा गांधी? करो या मरो। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है। वहीं भगत सिंह क्या बोले थे? भगत सिंह साम्राज्य का नाश हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान को प्रस्तावना का प्रभाव है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक है, वहीं प्रस्तावना अमेरिका संविधान से प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। यानी इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं, जिसमें कुल 96 खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, किस काल को कैलीग्राफी कहते हैं? किसको कहते हैं? सुंदर लेखन। किसको बोलते हैं? सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। यानी सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एडवर्ड जॉनस्टन को आधुनिक कैलीग्राफी का जनक कहा जाता है। प्रमुख शब्दावली, मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। छवि बनाने की कला को फोटोग्राफी कहते हैं। पत्थर पर लिखने की कला को लिथोग्राफी कहते हैं। सपाट सतह पर खांचे काटकर डिजाइन उकेरने का अभ्यास को उत्कीर्णन कहते हैं। हाथी दांत पर नक्काशी को क्या कहते हैं? आइवरी कार्विंग कहते हैं। पत्थर पर नक्काशी को क्या कहते हैं? मूर्ति कला कहते हैं। कपड़ों पर सुई का उपयोग कर सूत सजाने की कला को कढ़ाई कहते हैं। सोने का पानी चढ़ाने की कला को गिल्डिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है, सुखाने वाले तेल के माध्यम से पिगमेंट के साथ पिगमेंट पेंटिंग करने की प्रक्रिया को तेल चित्र कहते हैं। यानी धागों या उसके दो अलग अलग सेंटों से कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। कागज डिजाइन की कला को कागज काटना कहते हैं। कागज पर चिन्हित करने की दृश्य कला को चित्रकला कहते हैं। अबे इमारत बनाने की कला को वास्तुकला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण। असंतुलित को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल यानी स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे H2 + O2 = H2O बनता है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं और दाईं तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg + 2HCl, यानी Mg + 2HCl,
MgCl2 प्लस H2 बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं का संतुलन आवश्यक है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम लेवाइसियर 1774 में प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इसमें से कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय गृह यानी पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री पूर्वोत्तर परिषद होता है। इस संस्था में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, गोगाबिल झील बिहार के किस जिला में स्थित है? गोगाबिल कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। यानी इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 2005 में। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। यानी भारत सरकार ने 9 मार्च 2005 में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अब न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर है CH3 CONH2 का उदाहरण है। किसका है? एमाइड का। किसका है? एमाइड का। CH3CONH2 आईपेक नेम एथेन 1 एथाइन एमाइड, जो कि एमाइड का उदाहरण है। एमाइड का सामान्य नाम एल्केनेमाइड है, यानी सामान्य नाम UPAC नेम, यानी एल्केनॉल एल्कोहल, यानी CH3CH2OH एथेनॉल है। हैलाइड CH3COCl एथेनोएल क्लोराइड है। ब्यूटाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ब्यू 2 आयन। ब्यूटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH3। एल्केनोइक अम्ल यानी CH3COOH एथेनोइक अम्ल है। एल्किल सल्फोनिक अम्ल यानी CH3CH2SO3H एथिल सल्फेनिक अम्ल है। ठीक है, क्रियाशील मूलक की संरचना, क्रियाशील मूलक के नाम कार्बनिक यौगिक, यानी CH3CONH2 जो कि एमाइड, क्या बोलते हैं इसे? एमाइड बोलते हैं। CH3CO को क्या बोलते हैं? कीटोनिक, और क्या बोलते हैं? कीटोन। ठीक है, यही यानी COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अब CHO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल एल्डिहाइड। O यानी CH3O का ईथर, ये ईथर है। CH3C2 को क्या बोलते हैं? द्विबंध है, जो कि ओलिफिया या एल्किन बोलते हैं। CH3C2 को क्या त्रिबंध होता है? एसिटिलीन या एल्काइन कहते हैं। CH3OH बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड एल्कोहल बोलते हैं। COR को क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं? रसायनों या नाइट्राइल, साइनाइड यौगिक या नाइट्राइल बोलते हैं। अब है SH को क्या बोलते हैं? थायोल, ये मार्केप्टन थायो एल्कोहल बोलते हैं। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया है? कब है? 1781 ईस्वी में। कब किया गया? 1781
यानी 71। 1791 में ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और 1791 में किया गया। 1784 स्टील एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुई है? अप्रैल 1957 से। दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुई है? 1957। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को शुरू की गई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली का मतलब है कि प्रत्येक मुद्रा इकाई को 100 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक, जो कि धात्विक खनिज नहीं है। नहीं, अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। अब खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आता है लौह अलौह, अधात्विक खनिज में आता है ईंधन खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, लोहा में उदाहरण है लोहा, मैग्नीज आदि हैं। अलौह में उदाहरण है तांबा, बॉक्साइट। ठीक है, वहीं ईंधन खनिज में उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और आधात्विक में कौन है? आधात्विक खनिज में माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि को क्या बोलते हैं? आधात्विक खनिज बोलते हैं। अब है कुछ अभ्रक के बारे में जान लेते हैं। मिक्का यानी अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विघटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग के हो सकता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार की उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी प्रमुख उत्पादक है। अब राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। बिहार में अभ्रक का निक्षेप नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। अब लौह अयस्क के बारे में जानते हैं। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। अब हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। 2021-22 में लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ उड़ीसा, झारखंड की पेटियाँ। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिला में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नुआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अब है दुर्ग बस्तर चंद्रचूड़ पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पेटी कर्नाटक के इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट के अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात की गई है। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। अब है बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेप में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंध है।
अब भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार और मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2018 से 19 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। बिहार में बॉक्साइट मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। अब मैग्नीज क्या है, मैग्नीज के बारे में जानते हैं। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में किया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा के मुख्य खदानों भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बुनाई क्योझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगिर में स्थित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिले तक विस्तृत है। अब बिहार में मैग्नीज का निक्षेपण किया गया है, मुंगेर में पाया जाता है। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। यानी पीने के पानी में नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर के शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या होता है? बौद्ध मठ। यानी बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बौद्ध मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। किससे लिया गया था? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया है। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिश्र धातु किस धातु का अन्य धातु अथवा अधातुओं के साथ समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? कौन है? स्टील है। कौन है? स्टील यानी अमलगम। स्टील मिश्र धातु अपने अवयव का एक अधातु रखती है। अमलगम यानी पारे के साथ किसी अन्य धातु या अधातुओं के मिश्रण अमलगम कहलाता है। पारे के साथ चांदी, टीन, जिंक की मिश्र धातु दांत चिकित्सा द्वारा दांतों की भराई में प्रयुक्त की जाती है। पारा कुछ धातुओं के साथ अमलगम नहीं भी बनाती है, जैसे आयरन। इसके साथ लोहे की पात्रों में रखा जाता है। अब इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता कम होने के कारण यह नरम होता है, परंतु कार्बन की प्रतिशतता बढ़ने पर इस्पात की कठोरता भी बढ़ती है। अब स्टील में क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम आदि की उपस्थिति में रहते हैं, जिसे मिश्रित इस्पात कहते हैं। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1% तक होती है। इसका उपयोग मुख्यतः तार, चादरों व अस्थायी चुंबक आदि बनाने में किया जाता है। कठोर इस्पात का उपयोग मुख्यतः औजार, मशीनों के पुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। अब मिश्र इस्पात। साधारण लौह इस्पात में केवल लोहा व कार्बन होता है। संक्षारण की कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाहसुजा से। शाहसुजा 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1803 ईस्वी में अफगान अमीर शाहसुजा
ने कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, उसी ने कोहिनूर हीरा इन्हें प्रदान किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? किससे है? यूएसए से है। ठीक है, कब का है? यूएसए से। यानी पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रस्तुत किया गया था। यह अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 नेशनल रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर। 83 रीजनिंग है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है? कौन नहीं है? सेल्सियस पैमाना, जो कि तापमापी नहीं है। सेल्सियस पैमाना क्या तापमान है? चलिए, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। तापमापन के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन। तापमापी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तापमापी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब है द्रव तापमापी। इसमें मुख्य रूप से अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप मापते हैं। अब है डॉक्टरी तापमापी। मानव व अन्य जानवरों के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का पारद तापमापी बनाया गया है, जिसका परास काफ़ी कम रखा गया है, जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब है गैस तापमापी। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापा जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापे जाते हैं। ताप युग्म तापमापी से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी से। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के पारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों की अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? वेनसांग था। कौन था? वेनसांग। यानी वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन? वेनसांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। असंगत विकल्प का चयन करें। कौन होगा? परमाणु ईंधन। यानी परमाणु ईंधन को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे बायोमास, कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? किसका है? द्रव गैस के परिरक्षण में। किसका है? द्रव गैस में परिरक्षित। द्रव गैस में क्या है? परिरक्षित है। यानी गैस के द्रव में परिरक्षित से द्रव एरोसोल कोलाइड का निर्माण होता है। कोहरा, धुंध तथा बादल द्रव एरोसोल कोलाइड का उदाहरण है। ठोस तो सॉल ठोस बनता है। रंगीन कांच रूबी और मोती बनता है। ठोस द्रव में तो जेली पनीर, मक्खन, फलों जैसी जेली बनती है। ठोस और गैस में रहता है तो फोम ठोस बनता है। फ्यूमिक स्टोन बनता है। रबड़ फोम बनता है। द्रव ठोस रहता है तो सॉल बनता है, जो कि सल्फर जल विलयन
नमक, बेंजीन, बेंजीन विलयन और कीचड़ होता है। अब द्रव द्रव जब होता है तो पायास बनता है, जो कि तेल दूध होता है। द्रव और गैस होता है तो झाग और फेन बनता है, जो कि साबुन का झाग और फेन होता है। गैस और ठोस रहे तो एरोसोल बनता है, जो कि धुआं है। गैस द्रव बनेगा कौन? एरोसोल का लाएगा, जो कि कोहरा, धुंध और बादल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है क्या? कानूनी अधिकार है। यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार से वंचित अनुच्छेद 19 के 1 एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। यानी हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी के में निगेटिव व फोटो के विकास में सोना चांदी आदि के निष्कर्षण में तथा क्लोरीन के प्रभाव को समाप्त करने में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास। किसके पास था? ताराबाई के पास था। ठीक है, यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, किसने? शिवाजी ने। ठीक है, कौन थे उसको उत्तराधिकारी? ताराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का आशय है क्या है? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। जिला क्षेत्र में, सॉरी ये बी और सी होगा, यानी ये गलत होगा। यानी जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। ठीक है, ये दोनों होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के प्रावधान कब लागू हुए? कब लागू हुए? 1949 में। यानी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। 98 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। यानी पीपुल वार का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, माना जाता है। इस समूह का संबंध श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से भी रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प को छांटे। कौन होगा? उछल कूद करना। उछल कूद करना को छोड़कर अन्य सभी जानवरों के आवाज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? कौन है? साइटोक्रोम। कौन है? साइटोक्रोम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला साइटोक्रोम प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? कौन है? भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी। यानी सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाब दयाबेकोवा से 14-15 से हारकर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकते हैं? कौन? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब डॉक्टर अंबेडकर के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है? कौन है? नागलापुरम। कौन है? नागलापुरम को स्थापना, यानी कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। कौन? कृष्णदेव राय, जो कि नागलापुरम का स्थापना किए थे। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जो कि 24 दिसंबर 2019 को भारतीय सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने CDS पद का सृजन किया। और जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? हैलाइट। कौन है? हैलाइट, यानी हैलाइट जो है सामान्य नमक का स्रोत है। बॉक्साइट हाइड्रेटेड है। हैलाइट जो है सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। नमक के फायदे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षित रूप से किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी कमी के कारण अवरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है? कौन है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ल्यूकोमिया। यह एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की श्वेत कोशिकाओं का बहुमूल्य होता है, उसी अनुसार इसे लिम्फोइड अथवा माइलोइड ल्यूकीमिया कहा जाता है। अब है हृदय शूल, यानी छाती के मध्य भाग में कुछ अंतराल से होने वाली तीव्र प्रकार की वेदना को हृदय का शूल कहते हैं। अब यह शूल विशेष रूप से हृदय प्रदेश से वाम स्कंध एवं भुजा की ओर फैलता है। अब एंजाइम रोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि, प्लेटलेट्स में चिपचिपापन तथा फाइब्रिनोजेन आदि की वृद्धि होने के कारण हृदय की भित्ति को भली प्रकार रुधिर प्राप्त न होना, रक्त का थक्का बनता है या कोरोनरी धमनी में संकुचन आदि के कारण होता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी इसमें धमनी काठिया रोग भी होता है। इस दशा में कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के विकार के परिणाम स्वरूप धमनी की भित्तियां कठोर हो जाती है। अब रोगी को प्रायः अतिरिक्त दाब या हाइपरटेंशन तथा कभी कभी चिरकारी वृक्क रोग भी होता है। अब 116 नंबर पर, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? कौन थी? BS रामादेवी। BS रामादेवी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और महिला में कहा जाता है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? BS रामादेवी थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनहरा चावल किस रोग से बचाने में सहायक होता है? कौन है?
जीरोथ्लेमिया, किसका? जीरोथ्लेमिया, यानी गोल्डन चावल ओरिजा सटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ली गई है। उम्र अति राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित कर है? क्या? वस्तु मूल्य पर, यानी एंड वेलोरम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक मूल्य के अनुरूप। अतः जब किसी उत्पाद पर शुल्क उसके मूल्य के अनुरूप लागू हो तो उसे ही एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 124 है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? किससे है? प्रशांत महासागर से। किससे है? विश्व के 63% भूकंप प्रशांत महासागर तटीय प्रदेशों में संबंधित है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब है उस शब्द का युग्म चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म से संबंधित है। कौन है? शार्क जो है महासागर में रहता है। जिस प्रकार शेर जंगल में रहता है उसी प्रकार शार्क महासागर में रहता है। ठीक है, अब 127 नंबर क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। इन संसद का वेतन का निर्णय संसद करता है। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनाती है अनुच्छेद 79 में। अब लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संसद तय करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलितिजर कमीशन स्थापित हुआ। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के आयोग की स्थापना की। अब कर्जन के भारत विरोधी कार्यों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में इसे बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा असम प्रांत और दूसरा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया। अब लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं। 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। अब इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। नोट है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया है।
अब लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी। अब इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुआ और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? कौन नहीं है? अंडवाहिनी। नर जनन तंत्र यानी मनुष्य का नर जनन तंत्र अधोलिखित अंगों का बना होता है। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शीशन, प्रोटेस्ट या काउपर्स ग्रंथि। अब मादा जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर मैथ है। 133 नंबर क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक किसके आते हैं? उत्पादक के में आते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी होते हैं तथा पर्यावरण में जैविक घटक कहलाते हैं। अब 134 नंबर क्वेश्चन है। 133 के ही बारे में जानते हैं। चलिए आगे। प्रकाश उत्पादक वर्ग स्वपोषी होते हैं तथा पर्यावरण जैविक घटक कहलाते हैं। उत्पादक अन्य जीवों के भोजन का मुख्य स्रोत होता है। उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। उत्पादक को खाने वाले जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों को खाते हैं। अब वैसे उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता उच्च कोटि मांसाहारी होते हैं जो केवल मांसाहारी ही ग्रहण करते हैं। पारितंत्र के घटकों को दो समूहों में बांटा गया है, पहला अजैविक, दूसरा जैविक। पारितंत्र के घटक के बारे में जानते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक भौतिक कारक, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अब है अकार्बनिक पदार्थ, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है। जैविक घटक में जानते हैं। उत्पादक हरे पौधे और स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अपघटक जो होता है सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा स्वामी के समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय। पेस मेकर हृदय से संबंधित। हृदय, यह हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। अब सिस्टोलिक 120, डायलिसिस 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। अब थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन
स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। अब मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रोनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण और समन्वयन होता है। थैलेमस का कार्य, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य, यह संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल में उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित में है। अब है सेरिबेलम के कार्य। क्या है? सेरिबेलम का कार्य जो है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन का भाग संवेदनाएं ग्रहण करता है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोनियोफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब फेफड़ा के बारे में जानते हैं। क्या है फेफड़ा? फेफड़ा को दो प्रकार की गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, उसका उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अब वृषण यानी किडनी, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंगों एवं जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब 147 नंबर क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, यानी पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर, थाल घाट के दर्रा नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग, भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग, सेनघाट दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो कि भुवनेश्वर सुमेलित नहीं है। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय जो कि भुवनेश्वर, ये नहीं मिलान है, जो कि दक्षिण पूर्व का टोला कहाँ है? बिलासपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन, नागर बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानंदा का है। किसका है? महानंदा। अब महानंदा नदी की उत्पत्ति दार्जिलिंग जिला के महालदिराम की पहाड़ी के निकट से होती है। उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी है। अगला है 144 नंबर। 143 में क्या था? यानी ये सब कहाँ का है? ये हो गया महानंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। यह दिवस आतंकवाद एवं हिंसा के खतरों तथा लोगों को समाज एवं देश के
पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में देश में सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 145, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कहाँ से? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 147, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। यानी विश्व छात्र दिवस 2023 का विषय थी भविष्य के सशक्त बनाना सभी के लिए शिक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर, अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? रूस को निलंबित कर दिया। यानी रूस की ओलंपिक समिति की तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक यूक्रेन से जुड़े 4 क्षेत्रों के खेल निकायों को शामिल करने के बाद ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, अब 149 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? यानी बेसबॉल, स्क्वैश और क्रिकेट सबको किया है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? कौन है? वियतनाम है। कौन है? वियतनाम। यानी विश्व विदेश मंत्री वियतनाम के 4 दिन की यात्रा के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन फाइनल हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।